बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है शुआला के पुजारी नावल एपिसोड नंबर 23। ड्राइवर ने नीचे उतरने के बाद अपने दोनों साथियों को पिछली सीट पे डाला और उसके बाद स्टीयरिंग संभाल लिया। मैंने चलते चलते कहा, सुनो, जकरी से कहना कि इतने घटिया आदमी के भरोसे पर तख्ती हासिल करने के ख्वाब देख रहा है, बस जाओ। ड्राइवर ने कोई जवाब न दिया। गाड़ी बैक करके बाएं जानिब ली और सिकंदरिया की जानिब दौड़ गया। मैं खड़ा देखता रहा। गाड़ी दूर निकल गई तो मैंने अपने ड्राइवर की तरफ देखकर कहा, हाँ दोस्त, अब ये बताओ कि अपनी जुबान बंद रखने के लिए मजीद कितनी रकम पेश करूं? सर, आप मुझे शर्मिंदा मत करें। इस वक्त मुझे मालूम न था कि आपका दुश्मन कौन है। अब मुझे अपना खादिम समझिए। गुड, चलो फिर, मैंने गाड़ी की तरफ चलते हुए कहा। और सुनो, कोशिश करना कि एतमाद पर पूरे उतरो। ड्राइवर ने बाहर निकल के हाथ बढ़ाते हुए कहा, मेरा वादा है जनाब कि मैं कभी भी जुबान नहीं खोलूंगा। मैं उसका शुक्रिया अदा करके पिछली सीट पर बैठ गया और एक बार फिर टैक्सी आगे की तरफ चल पड़ी। मैंने अमीना की तरफ देखा तो वो खिलखिला के हंस पड़ी। ये अमीना की जबरदस्त खूबी थी। अभी उसने एक आदमी को शदीद जख्मी कर दिया था, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल थी। असल में वो जिस माहौल में घिरी हुई थी वहाँ इंसानी जिंदगी की कीमत एक कारतूस से ज्यादा नहीं थी। दफतन वो बोली, बुर्क, अब मेरी समझ में आया कि टैक्सी ने हमारा पीछा क्यों नहीं किया था। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं साहिब, इतनी तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने वाले आपको यहाँ 2-4 ही मिलेंगे। ये वाकई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर हैं। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोली, शायद वो हमारी गाड़ी की तेज रफ्तारी देखकर सिकंदरिया लौट गए और जिक्री ने तार के जरिए काहरा में अपने आदमी को ये इत्तला देकर हमला कराया। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन जिक्री का ये हमला किस हद तक कामयाब रहा है ये तुम में से ज्यादा कौन जान सकता है। वो हंसकर खामोश हो गई तो ड्राइवर ने पीछे देखकर कहा, एक बात मैं भी कहूँ साहिब, मेरा ख्याल है अब आपका काहिरा जाना मुनासिब नहीं, क्योंकि आपके दुश्मनों को ये बात मालूम हो गई है कि आप काहिरा जा रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं किसी करिए में आपके रहने का इंतजाम कर दूं। क्या कहती हो मीना? नहीं, हम किसी गैर मारूफ होटल में ठहर जाएंगे, तुम चलते रहो। ड्राइवर ने खामोशी से गर्दन हिलाई। इससे ज्यादा शायद वो कुछ कहना नहीं चाहता था। दारुल हलाफा काहरा की हदूद से 1 मील उस तरफ एक छोटे से करिए में 3रे दर्जे का 2 मंजिला होटल था, बल्कि इसे होटल कहना मुनासिब नहीं था। जमाना कदीम की कोई वसी सराय मालूम होती थी जिसे असर-ए-नो तमीर करके होटल की शक्ल दे दी गई थी। इसके गिर्द वसी 4 दीवारी थी। चौक में जगह जगह ऊंट, खच्चर और गधे बंधे हुए थे। दरख्तों के नीचे जा बचा दरियों, कंबलों और बोरियों पे ढीले डाले लिबास वाले अरब बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। बहरहाल हासी गैर मुनासिब जगह थी। हर तरफ मुतफन कूड़ा किरकट और गुलाजत के अंबार थे। मक्खियों की अलगार थी। एक चबूतरे पे हेयर कटिंग सैलून कम सर्जिकल वार्ड कायम था। यानी टाट की 2 बोरियों में से एक पर एक हुजाम एक उधेर उम्र के देहाती का सर घुटने पर रखे 10 इंच लंबे इस तरह से उसे आलू की तरह छील रहा था। चारों तरफ सफेद और स्याह मुंडे हुए बालू के गुच्छे बिखरे पड़े थे। हवा के झोंकों के साथ एक कंबल, तौलियों का हाम सामान इधर उधर लुढ़क लुढ़क के जाया हो रहा था। दूसरे बोरे पर एक लहीम शहीम 40 साला हुजाम कम जलातनुमा जराह एक 14-15 साल के लड़के के बाएं हाथ को अपनी दोनों रानों के दरमियान दबाए कलाई के फोड़े में बेड़ू की ऊन कतरने वाली कैंची से उसकी खाल को गत्ते की तरह गोल दायरे में कतर रहा था। जहम से पीप और खून का फवारा उबल रहा था। लड़के की चीखें आसमान से बातें कर रही थी। वो दा रहा था लेकिन तड़प नहीं सकता था, क्योंकि पीछे से एक दूसरे आदमी ने दोनों हाथों से उसे जकड़ रखा था। इधर उधर खून पर मक्खियों के झुंड भिनभिना रहे थे। मेरा दम घुटने लगा। मैंने रहम तलब नजरों से ड्राइवर को देखकर कहा, मेरे दोस्त, हमसे ऐसी क्या खता हुई कि तुम सल्तनत रूमा के इस असीरीना में हमें ले आए हो? ड्राइवर कुछ न समझा, मुस्कुरा के बोला, यहाँ का माहौल देहाती है, लेकिन अंदर दारुल अकामा साफ सुथरा है
اور پھر اس نے رازداری سے کہا اور محفوظ بھی۔ ٹیکسی کے آگے پیچھے بچے جمع ہوتا دیکھ کر میں خاموشی سے امینا کو ساتھ لے کر نیچے اترا۔ ڈرائیور نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ آگے آگے بڑھتا ہوا اندر داخل ہوا، پھر وہ کھڑکی کے زینے کی سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ ہمیں اوپر جاتا دیکھ کر ایک شخص ہمارے ساتھ چل پڑا۔ اس نے پہلی منزل پہ پہنچ کر اپنی دانس میں بہترین کمرہ کھولا اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ یہاں ایک بڑی سی مسہری، ایک قالین، ایک میز، 4 کرسیاں بچھی ہوئی تھی۔ کمرہ کافی بڑا تھا۔ ہوٹل والے نے کھڑکیاں کھولی اور کھانے کا آرڈر لے کر چلا گیا۔ ہم کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا، یار ایک بات بتاؤ، جب ہمارے درمیان ضرورت سے زیادہ گہرے تعلقات ہو چکے ہیں تو کم از کم ہمیں تمہارا نام تو معلوم ہونا چاہیے۔ میرا نام ہے حارث جناب۔ تم بڑے اچھے انسان ہو حارث۔ واقعی جس طرح تم نے سفر میں ہمارا ساتھ دیا، ہمیں تمہارا احسان مند ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ ویسے میرا نام برق ہے۔ ویسے صاحب آپ یقین کریں، میں خود بھی اپنا نام آپ کو بتانا چاہتا تھا، مگر میں نے سوچا کہ جب آپ پوچھ نہیں رہے تو میں خود ہی کیوں بتاؤں۔ تم دیکھ رہے ہو دوست، ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ ایسے میں تو انسان خود اپنا نام تک بھول جاتا ہے۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ یہاں آرام کریں، میں اس لیے آپ کو یہاں لایا ہوں۔ ویسے ایک بات بتاؤں، یہاں آپ جیسی شخصیت کے قیام کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لحاظ سے یہ جگہ محفوظ بھی ہے۔ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہتے ہو۔ چلو اب کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ کھانے سے فراغت ہوئی ڈرائیور نے بھی ہمارے ساتھ کھانا کھایا۔ پھر میں نے اسے چند نوٹ دیتے ہوئے کہا، حارث گاڑی میں پیٹرول ضرور ہونا چاہیے، پتہ نہیں کس وقت ضرورت پیش آ جائے۔ ٹھیک ہے جناب، اس نے نوٹ لیتے ہوئے کہا، پھر بولا، پیٹرول یہاں سے تو مل نہیں سکتا، شہر جانا پڑے گا، اور یہ میں نہیں چاہتا۔ ہاں واقعی، اچھا ایک کام کرو، کسی گدے والے کو انعام دینے کا وعدہ کر کے شہر بھیجو اور پرچہ لکھ کر قریبی پیٹرول پمپ سے 4 گیلن کے 2 جیری کین منگوا کر صرف اتنا سمجھاؤ کہ اگر اس سے پوچھا جائے تو اس کے سوا کچھ نہ کہے کہ ایک صاحب کی کار کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے اور وہ جنگل میں رکے ہوئے ہیں۔ ترکیب تو اچھی ہے جناب، لیکن اگر وہ لوگ تلاش میں ہوئے اور اس علاقے میں پہنچ گئے تو گدے پر جیری کین دے کر اس کا پیچھا کیے بغیر نہ رہیں گے۔ مگر اس کے سوا اور کوئی طریقہ ہے بھی تو نہیں، اتنا خطرہ تو مول لینا ہی پڑے گا۔ کیا ایک طریقہ ہے صاحب؟ اس نے کہا۔ کیا؟ اگر آپ مجھ پہ اعتماد کریں تو میں خود گاڑی لے کر جاتا ہوں۔ اگر 1 گھنٹے میں واپس لوٹ نہ آؤں تو آپ سمجھ لیں میرا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ میں انہیں چکر میں ڈال کر آنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ایسا نہ ہو سکا صاحب تو نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تمہاری ترکیب سے اتفاق کرتا ہوں۔ لو یہ رقم لو اور اسے اپنے پاس رکھ لو۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو سکے تو پھر تم واپس چلے جانا۔ صاحب آپ بے فکر ہیں، کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، اس نے کہا، اور پھر وہ باہر نکل گیا۔ امینا نے اٹھ کے دروازہ بند کیا اور واپس آ کے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولی، ویسے میرا خیال ہے اتنے پیسے اسے نہیں دینا چاہیے تھے۔ کیوں؟ دنیا کافی بری ہے برق۔ ذاتی مفاد ختم ہونے کے بعد وعدے اور معاہدے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ میں ہنسنے لگا۔ پھر میں نے کہا، لیکن ہمیں اس وقت تک کسی کو بیمان نہیں کہنا چاہیے جب تک وہ بیمان ثابت نہ ہو جائے۔ عملی زندگی میں بے اصولی ایک فطری چیز ہوتی ہے۔ یہ باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں، لیکن باہر کی دنیا میں تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی۔ اگر وہ دھوکہ دے گیا تو یہ بتاؤ کیا کرو گے؟ میں نے گھڑی کی طرف دیکھ کر کہا، بس دیکھیں گے، جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو جائے گا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں اٹھ کے باہر آیا، سینے کی کھڑکی سے ہوٹل کے ملازم کو آواز دی۔ تھوڑی دیر میں ملازم اندر آیا اور بولا، جی سر حکم دیجئے۔ دیکھو ہم یہاں خاموشی سے وقت گزارنا چاہتے ہیں، تم یہ رقم رکھو، جس وقت بھی تم سے کھانا طلب کریں تم ہمیں کھانا پہنچا دو۔ ہوٹل کے ملازم نے گردن ہلائی اور باہر نکل گیا۔ اس کے بعد ہم آرام کرنے لیٹے۔ نہ جانے کس وقت نیند نے آ دبوچا، جاگے تو شام ہو چکی تھی۔ ڈرائیور کا کہیں کوئی وجود نہ تھا، ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہو۔ طبیعت پہ گھبراہٹ سی سوار ہو گئی تھی۔ میں نے امینا سے کہا، آؤ امینا باہر چلتے ہیں، ہو سکتا ہے باہر ڈرائیور ہمارا منتظر ہو۔ امینا نے اپنے آپ کو بنایا سنوارا، اس کے بعد میرے ساتھ باہر نکلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ہم باہر آئے، چوک میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا، کہیں کہیں کوٹھیوں میں لیمپ اور شمع جل رہی تھی، جن کی ہلکی روشنی میں اکا دکا گدے بندھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ چوک سے نکل کر ہم محراب وار دروازے سے باہر نکلے اور سڑک پہ آ گئے۔ یہاں بھی ہر طرف اندھیرا تھا۔ کھمبوں پہ چوکور شیشوں میں جلنے والے تیل کے لیمپ ایک دوسرے سے اتنے فاصلے پر تھے کہ 10 قدم کے فاصلے پر بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ابھی رات کے 8 نہیں بجے تھے، لیکن لوگوں کی آمد و رفت برائے نام تھی۔
अमीना ने तारीकी और वीरानी से घबरा के मेरा बाजू थामा। मैंने सामने की तरफ नजरें दौड़ाई। सड़क की दोनों तरफ एक मंजिला मकानों का सिलसिला दूर तक चला गया था, जिनमें किसी किसी दुकान में रोशनी से पता चलता था कि ये बाजार हो सकता है। इस तरफ जाना मुनासिब नहीं था, चुनाचे हम दाई तरफ वाली सड़क पर निकले। अभी थोड़ा ही फासला तय किया था कि एक मकबरा नजर आया। मकबरे की शिकस्ता दीवार पे चिराग जल रहा था। आसपास खजूरों के झुंड और ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर तक चली गई थी। हर तरफ अंधेरा था, अजीब वहशत का समा था। मैं यहाँ पहुँच के रुका, दीवार की तरफ पुश करके खड़ा हुआ तो अमीना बोली, उफ मेरे खुदा, कैसी होलनाक जगह है। हाँ वाकई, क्या तुम मुझे खौफजदा करके मार डालना चाहते हो? नहीं जाने मन, ये तुम्हें जिंदा रखने की कोशिश है। लेकिन यहाँ क्यों आए? इस सुनसान कब्रिस्तान में क्या काम? बस मैं थोड़ा सा उलझा हूँ। तुम्हारी मौजूदगी में मुझे सहारा मिल जाता है। मुझे खारिज की तलाश है, अभी तक उसका ना आना मेरे लिए परेशान कुन है। और ये भी अंदाजा लगाना चाहता हूँ कि अगर वो आए तो हमें ये पता चल जाए कि तन्हाई आया है या फिर कोई उसका पीछा कर रहा है। अमीना खामोश हो गई। मैंने जरा सिरक के चिराग को आड़ में लिया। रास्ते पर अंधेरा हुआ। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि बाएं तरफ से दो आदमी आते दिखाई दिए। वो करीब आए तो मैंने मकबरे की दीवार की तरफ पलटकर दुआया अंदाज में हाथ उठा दिए। अमीना ने भी फौरन मेरी तकलीद की। करीब से गुजरते हुए उन्होंने हमारी तरफ देखा, घूम के दारुल कामा के दरवाजे की तरफ चल पड़े। कुछ दूर जाकर वो दाएं जानिब मुड़े, आबादी में दाखिल हुए। मैंने कलाई की घड़ी पे नजर डाली। 8:30 बजे थे। हम इस सुनसान माहौल में खड़े उकता गए। अमीना ने फिर शिकायती अंदाज में कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा यहाँ खड़े रहने से क्या फायदा। हारिस को न जाने क्या हुआ, इसका कहीं पता नहीं। वो यकीनन मुसीबत में गिरफ्तार हो गया होगा, वरना अब तक यहाँ पहुँच चुका होगा। पता नहीं किस ख्याल में हो तुम। वो सिकंदरिया पहुंच गया होगा और हम यहाँ खड़े हुए हैं, बल्कि झूठी फातिहा पढ़ रहे हैं। और जब मेरा दम निकल जाए तो सच्ची फातिहा पढ़ते हुए यहाँ से निकल जाना। उसके अंदाज पर मुझे हंसी आए। उसने बुरा सा मुंह बना के दूसरी तरफ देखना शुरू किया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। अभी चंद कदम तय किए थे कि अचानक आबादी की तरफ से एक कार दारुल अकामा की तरफ बढ़ती दिखाई दी। हमने उसे फौरन पहचाना, ये हारिस की कार ही थी। अमीना पीछे हटकर मेरे करीब आई। मैंने कहा, हारिस ही था ना? 100%। अकेला था? अंदाजा तो यही होता है। फिर कहने लगी, लेकिन हो सकता है कोई और भी हो। क्या आगे चल के देखूं? नहीं, इसके पीछे कोई गाड़ी हो सकता है। बमुश्किल तमाम चंद मिनट गुजरे होंगे कि दारुल अकामा के दरवाजे से टैक्सी बाहर निकलती दिखाई दी। मैंने हारिस को देखकर आगे बढ़कर सीटी बजाई और गाड़ी जो बाईं तरफ टर्न ले रही थी एकदम रुक गई। फिर हारिस दरवाजा खोलकर नीचे आया। मैंने अमीना को आने का इशारा किया। उसके पास पहुंचा। हारिस सलाम करके बोला, साहिब पेट्रोल मिल गया है, आप होटल चलें, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है तुम चलो, हम आ रहे हैं, मैंने कहा और हारिस टैक्सी में जा बैठा। वो टैक्सी में आगे बढ़ा तो हम दोनों उसके साथ चल पड़े। फिर हम होटल के कमरे में आए। हारिस गाड़ी खड़ी करके आगे आ गया था। हाँ हारिस, जल्दी बताओ, इतनी देर कैसे हुई? साहिब, पेट्रोल पंप पे एक पुराना दोस्त मिला, वो मुझे खींचकर होटल ले गया और उसके बाद कमबख्त ने ऐसे घेरा कि छोड़ा नहीं। मैं बार बार वहाँ से चलना चाहता था, लेकिन वो मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ के किस्से सुनाता रहा। फिर मैं जब यहाँ पहुँचा तो पता चला कि आप थोड़ी देर पहले निकले हैं। इतना वक्त तुमने उसके साथ गुजार दिया। आप यकीन करें साहिब, कुछ लोग ऐसे ही बेतुके होते हैं कि उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि कोई मशकूक बात तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं। दोस्त के जाने के बाद मैं 2-3 चक्कर इधर उधर के लगा चुका हूँ, मेरा मतलब है सवारियां लेकर। लेकिन असल मकसद मेरा इन सवारियों के जरिए रकम कमाना नहीं, बल्कि मैं ये जायजा लेना चाहता था कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। अमीना बेइख्तियार मुस्कुरा दी, लेकिन हारिस उसकी मुस्कुराहट देख न सका। अमीना की मुस्कुराहट का मकसद कुछ और था, लेकिन अगर हारिस इस मुस्कुराहट को देखकर इसका मतलब समझ जाता तो यकीनन बुरा मान जाता। बहरहाल वो बोला, आप बेफिक्र हैं साहिब, कुछ हुआ नहीं। मैं बेफिक्र हूँ। अब ऐसा करते हैं कि आराम करेंगे, खाना खा लो। मैं होटल के मुलाजिम को रकम दे चुका हूँ। खाने से फरागत हासिल करके तुम बराबर वाले कमरे में सो जाओ। सुबह चाय पीकर चलेंगे, उसके बाद तुम सिकंदिया लौट जाना। कमरा लेने की जरूरत नहीं, मैं गाड़ी में सो जाऊंगा। असल में गाड़ी अकेली छोड़ना नहीं चाहता। आप बेफिक्र रहे, मैं खाना भी खा लूंगा। अच्छा, शब बहर। वो चला गया और हम उसे बाहर जाता देखते रहे। 10 बजे खाने से फरागत हुई तो अमीना ने दरवाजा बंद करके मुसहरी की तरफ चलते हुए कहा, कल सारी रात जागते हुए गुजरी, चलो गहरी नींद सो जाएं। नहीं अमीना, तुम आराम करो, मुझे अभी जागना है। इसके आने का वक्त हो रहा है। किसके? जिसे कल तुमने देखा था, भूल गए उसे? ओहो अच्छा, वो नंगा जादूगर। नहीं अमीना, ऐसा मत कहो। एक बात बताओ, मैं तुम्हारे अंदाज में जरा सी उलझन, जरा सी तब्दीली महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम कोई खतरा महसूस कर रहे हो। वैसे इस वक्त भी मैंने ये अंदाजा लगाया जब तुम ड्राइवर से बातें कर रहे थे। कैसा अंदाजा?
یہ کہ جیسے تمہیں اس کی باتوں پہ یقین نہ آیا ہو۔ میں نے گہری نظروں سے امینا کو دیکھا اور کہا، ہاں مینا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اس کا جواب مجھے مطمئن نہیں کر سکا۔ تو پھر اب کیا کرو گے؟ انتظار کس کا؟ وردان سدھانی کا؟ ہاں اسی کا۔ اس کا نام وردان سدھانی ہے؟ ہاں۔ ہے کیا چیز؟ بھڈمس ہے۔ میں نے بدھو کے بارے میں پڑھا ہے۔ واقعی تم ٹھیک کہتے ہو، مگر اس سے تمہارا کیا تعلق؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میرا مطلب ہے تعلق تو ہے اس سے میرا، یہ سارا چکر اسی سلسلے میں تو چل رہا ہے۔ وہ تختی جس کی مختلف شکلیں میرے سامنے آئے اب اس کے پاس ہے۔ اس کے آنے سے تمہیں کوئی فائدہ ہوگا؟ ہاں۔ ایک بات میرے دل میں بار بار آ رہی ہے۔ ہاں بولو، کیوں نہ یہاں سے نکل چلیں؟ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میری چھٹی حس مجھے کچھ اور احساس دلا رہی ہے۔ وہ کیا؟ مجھے لگ رہا ہے جیسے ہم گر چکے ہیں۔ خارث حالانکہ اس نے اپنا بھرپور ساتھ دیا، لیکن نہ کہ اب مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ امینا میری صورت دیکھتی رہی، پھر بولی، میں باہر نکل کے دیکھتی ہوں، ہمارا یہاں سے نکل جانا بہتر ہوگا۔ میں نے ایک لمحے تک سوچا، پھر امینا کو باہر جانے کی اجازت دی۔ اس نے بھرکا مفرل کی طرح گلے میں ڈالا، مسحری کی چادر اوڑھ کر آنکھوں کے سوا تمام چہرے کو ڈھک کے باہر نکلی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے راہداری میں آیا اور کھڑکی سے جھانکنے لگا۔ دروازے کے قریب پہنچتے پہنچتے میرے اور اس کے درمیان ایک سائبان کا کونا آیا۔ وہ میری نظروں سے اوجھل ہوئی۔ ابھی وہ مشکل دروازے تک پہنچی ہوگی کہ اچانک اس کی چیخ فضا میں گونجی، حلق میں گھٹ کے رہ گئی، بالکل اس طرح جیسے حلق پہ کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہو۔ میں نے جیب سے پسٹن نکالا، بڑی تیزی سے زینے کی طرف دوڑا۔ کئی سیڑھیاں پھلانگتا ہوا میں زینے سے اترا۔ آخری 4 سیڑھیوں سے زمین پہ چھلانگ لگاتے ہوئے میری ناک میں چمپا کی تیز خوشبو آئی، ساتھ ہی میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے زمین پھٹ گئی ہو۔ میں بے وزن ہوا کے جھونکے کی طرح آہستہ آہستہ ہلاک کی پنہائیوں میں اترتا جا رہا ہوں۔ ایک لمحے کے اندر میرے سارے وجود میں ایک شدید سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ میرے ذہن سے سب کچھ نکلا، صرف اپنا چھلانگ لگانا یاد تھا، لیکن کیوں اور کس لیے؟ یہ سب کچھ ذہن سے فراموش ہو چکا تھا۔ اپنا جسم اتنا ہلکا پھلکا ہو جانے پر غور کرنے کی صلاحیت بھی باقی نہ رہ گئی تھی۔ ایک خواب کی سی کیفیت آ رہی تھی اور آنکھیں بند تھی۔ نہ جانے کیوں میں انہیں کھولنے سے کچھ خوفزدہ ہو رہا تھا۔ اپنی اس وقت کی کیفیت کو میں صحیح انداز میں بیان نہیں کر پا رہا۔ بہرحال آخرکار زمین پہ پاؤں ٹکے اور میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ میں ایک سرسبز و شاداب جنگل میں ایک بلند پہاڑ کے سامنے، غار کے سامنے کھڑا تھا۔ اچانک کسی نے میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا۔ میں آگے کی طرف قدم اٹھاتے اٹھاتے رک گیا۔ میں نے جھک کے دیکھا تو وہ وردان سدھانی تھا۔ نگاہیں اس پہ پڑی، اسی نے میرے گھٹنے چھوئے تھے۔ ادم ننو ستو، یہ کیا ہوا؟ وردان سدھانی سنگل دیپ کی پوتر دھومی دم راج کا سواگت کرتی ہیں، اس نے پیچھے کی طرف پلٹتے ہوئے کہا۔ اسی وقت کرپو جوار سے آوازیں ابھرنے لگی۔ وردان سدھانی آگے بڑھ کر غار کی طرف بڑھا۔ میرے پاؤں اس غار کی طرف اٹھنے لگے۔ غار کے اندر پہنچ کے مجھے غار کی وسعت کا اندازہ ہوا۔ کوہستان گاشو برہم میں یہ غار کسی درے کی طرح نظر آتا تھا، سوائے اس کے اوپر سے یہ درہ کھلا ہوا نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد میں نے جو منظر دیکھا اس نے مجھے شدید حیرت میں مبتلا کر دیا۔ کچھ ہی قدم کے فاصلے پر سینکڑوں بکشو کتارے بنائے کھڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں چمپا کے ہار تھے۔ غار میں خدے نظر تک ایک عجیب قسم کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے برسات کی دوپہر میں افقتا افق کالی گٹھا چھائی ہوئی ہو، سورج نگاہوں سے دور ہو، خوابناک سیاہی شپا غالب اور ہلکی ہلکی مدھم روشنی جسے روشنی بھی کہا جا سکتا نہیں تھا۔ روشنی کے درمیان کی چیز جسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا، الفاظ کی گرفت میں نہیں لایا جا سکتا تھا، یہ صرف احساس تھا۔ اس روشن تاریکی میں یا تاریک روشنی میں ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ میرے قدم اب جیسے میرے بس میں نہ تھے۔ میں بالکل آہستہ آہستہ آگے بڑھا تھا۔ مجھ سے آگے وردان سدھانی تھا۔ اس غار میں داخل ہوتے ہی شب آگمن دھم رات شب آگمن کا شور بلند ہوئے جا رہا تھا۔ اچانک مجھے ایک تحریک ہوئی۔ میں نے نتھاستو کہہ کر اپنا ہاتھ بلند کیا، لیکن فوراً مجھے اپنے ہاتھوں میں پسٹل کا احساس ہوا۔ اس بے ضرر تارک دنیا ماحول میں پرستاروں کی موجودگی میں عالم خونریزی پر مجھے ایک شرمندگی کا شدید احساس ہوا۔ میں نے تیزی سے پسٹل پتلون کی جیب میں سرکا لیا، دونوں ہاتھ ہلا ہلا کے استقبال کرنے والوں کا جواب دینے لگا۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ ہوٹل کی سیڑھیوں سے چھلانگ لگانے کے بعد میرے دل و دماغ پر تعطل کی کیفیت کیوں طاری ہو گئی تھی۔ حالات کا سلسلہ وہاں سے شروع ہو کر امینا کی جی تک پہنچا۔ ایک بوڑھے بکشو نے آگے بڑھ کر پھولوں کا ہار میرے گلے میں ڈالا، پھر بڑے احترام سے میری کمر کے پیچھے ہاتھ رکھ کے میرے ساتھ چلنے لگا۔ دونوں طرف کھڑے ہوئے بکشو نے ادم نمو ستو کے چاپ کے ساتھ میرے گلے میں ہار ڈالنے شروع کر دیے۔ جب غار کے اختتام پہ پہنچے تو میرا گلا خاروں سے بڑا ہوا تھا۔ وردان سدھانی بھی میرے ساتھ تھا۔ دیوار کے ساتھ پتھر کے تراشے ہوئے چبوترے پر ایک کشادہ ستان پر ہیرے کی تراشی ہوئی ایک مورتی رکھی تھی۔
जिस से रोशनी की शुआएं निकल रही थी। उसके दाएं बाएं सोने के बर्तन में सुलगते हुए मसाले हल्की हल्की खुशबू और धुआं दे रहे थे। परशोत्तमा ने मुझे यहाँ एक मुजस्मे के पहलू में बिठाकर एक खुशबूदार शरबत का गिलास दिया और झुक के बोला, इसे पी ले महाराज। मैं तो उस वक्त खुद अपने वजूद से दूर था, चुनाचे मैंने इसे पीकर एक अजीब सा सरूर महसूस किया। तभी वरदान सदानी ने अपने बख्शू को तलब करके इन दुश्वारियों का जिक्र किया जो मुझे तहती हासिल करने में पेश आई, और ये कि इस पर अब्दी के लिए मैंने जो महाबलिदान दिया वो एक वक्त की इबारत के बराबर था। वरदान सदानी ने कहा, भगवान की ये कीमती मूर्ति इसी खजाने से बरामद हुई थी जो मेहतर बुद्ध की मलकियत था, और एक बार फिर मेहतर बुद्ध के हाथों ये तख्ती दोबारा नमूदार हुई है। तमाम बख्शों ने बैक आवाज भगवान को काल कोठरी से निकालने पे मुबारकबाद दी और उसके बाद कुछ मंत्र पढ़े जाने लगे। मैं तो खामोश खड़ा हुआ था, लेकिन वरदान सदानी मुसलसल ये मंत्र पढ़ रहा था। देर तक ये आवाजें फिजाओं में बुलंद होती रही। उसके बाद वरदान सदानी ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा, दम राज महाराज, आपका बलिदान स्वीकार हुआ। आज से आप महान शक्तियों के मालिक हैं। खरीदा में आपका विजय होगा। कोई शास्त्र आपके जिस्म को स्पर्श न कर पाएगा। आपकी हर शुभ कामना पूरी हो गई। अदम नमो सतो बदी। 3 बार ये अल्फाज दोहराने के बाद उसने पलट के कहा, क्रियाक्रम समाप्त हुआ। आखिरी जुमला सुनते ही सब ने झुक के प्रणाम किया। फिर एक एक करके वो सब बाहर निकलने लगे। अभी तक माशरा और वरदान सदानी मेरे पास बैठे थे। माशरा वही बूढ़ा आदमी था जिसने मेरी कमर पे हाथ रखा। बाद में वरदान सदानी ने मुझे इसके बारे में बताया। वो मेहतर बुद्ध का दस्ते रास और गुलामे हास था। वो दोनों मेरे पास बैठे गए। मैंने वरदान सदानी से कहा, परिया पुत्र, मैं इस इज्जत अफसाई का शुक्रिया अदा करता हूँ और इन शक्तियों का भी जो आपने मुझे दी हैं। मसलन हर मार्के में फतह, हर जगह मेरी मदद, तमाम हथियारों से महफूज और मेरी हर जायज ख्वाहिश की तकमील। लेकिन इसके साथ ही हक और सदाकत की शर्त भी है। तो अब आप ये बताएं कि मुझ जैसे दुनियादार के लिए जाती मुफाद से हटकर सोचना नामुमकिन नहीं है क्या? मास्टर ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हकान जमशेदी, हमने तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन सच्चाई अगर अपनी जगह एक बड़ी ताकत है तो सच्चाई के रास्तों पे चलने वालों के लिए ही है ना। इस रास्ते से हटकर चलने वालों को इससे किस तरह फायदा पहुंच सकता है? तुम ठीक कहते हो, ये मैं भी जानता हूँ, मगर सवाल ये है कि सच्चाई का फैसला किस तरह किया जा सकता है। मेरे ये अल्फाज उन लोगों के लिए जरिया फिक्र थे। कुछ देर खामोशदारी रही और उसके बाद वरदान सदानी ने कहा, हकान जमशेदी, मर्तबे के लिहाज से तुम मुझसे बहुत बड़े हो और मैं तुम्हें समझाने या हुक्म देने का मुजाज नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तुमसे हक और नाहक के फैसले इंसान नहीं कर सकता। ये सिर्फ आसमानों में होते हैं और हमेशा आसमानों में होंगे। माशरा ने जो कुछ तुमसे कहा, इसका मतलब यह है कि जो ताकतें तुम्हें दी गई वो सिर्फ उसी वक्त तुम्हारा साथ देंगी जब तुम हक पे होगे और सच्चाई के लिए लड़ रहे होगे। तुम्हारे सामने कोई अजीम मकसद हो, गलत इक़दाम या ज़ाती अगराज़ व मकासद ना हो। लेकिन नहीं, ये नहीं कहना चाहिए तुम बहुत बड़े इंसान हो धर्मराज, तुमसे किसी गलत इक़दाम की तवक्को नहीं की जा सकती। अब मेरे हंसने की बारी थी। मैंने कहा, मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताऊं माशरा वरदान सदानी, अजीम इंसान बनने के लिए तो बहुत से बंधन तोड़ने पड़ते हैं और मैं अभी ने नहीं तोड़ पाया, शायद कभी ना तोड़ पाऊं, क्योंकि इन बंधनों का सिलसिला बड़ा तवील है। ये एक दूसरे में ऐसे उलझे हुए हैं कि इन्हें सुलझाना मुमकिन नहीं और तोड़ते तोड़ते इंसान खुद टूट जाता है। मुझे बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? कुछ लम्हात के लिए इधर खामोशी तारी हो गई और वो लोग गहरी सोच में डूब गए। फिर कुछ देर के बाद वरदान सदानी ने गर्दन उठाई और बोला, त्याग धर्मराज एक ही झटके में तमाम बंधनों को तोड़ डालता है। त्याग, मैंने हंस के कहा, त्याग जिंदगी से खा जाने का नाम है। त्याग एक फरार है, त्याग एक सूरत है। त्याग से कोई बंधन नहीं टूटता, इंसान टूट जाता है और खुद टूट जाने को बंधन टूट जाना समझता है। हालांकि बंधन अपनी जगह बरकरार रहते हैं और इन लोगों को तोड़ने पड़ते हैं जिनको वो बंधनों में जकड़ा हुआ छोड़ आया। समझ गए या खुल के कहूँ? फरमाइए महाराज। सुनो, मैं हकान जमशेदी हूँ, मुझे एक बात का जवाब दो। आखिर तुम एक गैर कौम, एक गैर मजहब को वो दर्जा क्यों देते हो जो तुम्हें अपने ही मजहब के किसी शख्स को देना चाहिए? दीन धर्म सारी चीजें बाद में आती हैं। एक बात मुझे बताएं, जब आप किसी घर में पैदा होते हैं तो आपका धर्म क्या होता है? क्या ये बात आपको मालूम होती है कि आप कौन से धर्म में पैदा हुए? महाराज, तो धर्म आपके माता पिता को होता है, वहीं से आपका आगाज होता है। इस दुनिया में जितनी बड़ी आबादी है उसमें से 10% भी ऐसे ना होंगे जिन्होंने सोच समझकर कोई धर्म अपनाया हो। बस जिस धर्म में वो पलते हैं वही उनका धर्म बन जाता है। तो इंसान पहले, धर्म बाद में। और एक इंसान बुद्धा के चरणों में बैठा हुआ नजर आता है और बुद्धा का साया उसके सर पे होता है, तो वही हमारे लिए बदी सतु है, वही नमो सतु वरदान है। महाराज, हमने आपको ऐसा ही पाया। आपको क्या पता कि कौन सी रोशनी आप पे चमक रही थी? ये तो आपको समय पता लगेगा जब आप मेहतर बुद्ध बनकर धर्म की रोशनी फैलाएंगे।
मगर मेरी समझ में एक बात नहीं आई। मैं नेक रास्तों का राही था। बेशक मेरे वालिद एक ऐश तबा आदमी थे, लेकिन मैंने जिस माहौल में परवरिश पाई उसमें बुराइयों को मैंने अपने करीब ना आने दिया। और फिर वो वाकया हुआ जो मेरे बचपन में पेश आया। मुझे यूँ लगता है वरदान सदानी के बुराई के रास्ते मेरी जानिब लिपकते रहे तो मुझे नेकियों का दर्श देते रहे। मुझे बुराई की जानिब जाने क्यों दिया? ये जरूर था महाराज, नेकियां करने के लिए बुराइयों को जानना भी तो जरूरी होता है, मगर इंसान अंदर से तो मर जाता है। अंदर का जीवन ही तो सबसे बड़ा होता है, उसके अंदर नेकी और बुराई की तमीज हो जाती है। तुम कह रहे हो जिस लड़की को मैं तन्हा और अकेला छोड़ आया उसकी तरफ मेरे दिल में है, और मैं नहीं समझता कि श्रीलंका के गाशर मरम और इस मंदिर से वहां तक का सफर मेरे लिए कैसे मुमकिन होगा। वरदान सदानी हंसने लगा, फिर बोला, ये सिर्फ आपका ख्याल है धमराज, आप ना कहेंगे ना ही आए। ये सब मुंह माया का धोखा है। आंखें बंद करके देखिए, आप जिन हालात से गिरफ्तार हैं उन्हीं में अब भी हैं। कौन कहता है कि आप वहां से दूर गए? ये सिर्फ मन की माया है। आप जरा एक मिनट के लिए आंखें बंद करें। मुझे यूं लगा जैसे मेरे पलकों के पपोटे जुड़े जा रहे हों। सिर्फ एक लम्हे के लिए मेरी आंखें बंद हो गई थी। वो एक लम्हा बहुत कुछ था। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं फिर से बेवजन हो गया हूँ। मेरा वजूद हवा में मुअल्लक होता महसूस हुआ। दूसरे लम्हे मैंने आंखें खोल के देखा तो उसी होटल के सीने के सामने खड़ा था। वही गिरतो पेश थे, वही नीम तारीख माहौल। मेरे हाथ में पिस्टल था। जमीन पे पांव टेकते ही एक लम्हे के अंदर मेरे हाथ जाग उठे और मैं छलांग लगा के गेट की तरफ दौड़ा। उसी वक्त दाएं सिमत कोठरी से दीगर 2 फायर हुए। गोलियां मेरे कंधे के करीब से सनसनाती हुई गुजरी। मैं फाटक से बाहर निकला। रास्ते पे कार धूल उड़ाती जा रही थी। मोटर पे पहुंचते ही अमीना की चीख सुनाई दी तो मैं तेजी से उसके पीछे दौड़ा, लेकिन जब मोड़ पे पहुंचा तो कार काफी आगे निकल चुकी थी। मैं वक्त जाया किए बगैर पलटा होटल की तरफ दौड़ा। दरवाजे पे पहुंचकर मुड़ते मुड़ते मकबरे की तरफ से एक फायर हुआ, लेकिन मैं अंदर दाखिल हो चुका था। फायर खाली किया और मुझे उस तरफ ध्यान देने की फुर्सत ना मिल सकी। मैं जल्दी जल्दी टैक्सी तक पहुंचना चाहता था जो बाएं जानिब दलान में खड़ी हुई थी। बाहर निकलकर जिस कोठरी से मुझे 2 फायर किए गए उस पर एक नजर डाली और टैक्सी के पास पहुंच गया। पिछला दरवाजा खुला हुआ था। ड्राइवर बंधा हुआ पिछली सीट पे पड़ा था। उसके मुंह पे कपड़ा ठोंसकर ऊपर से रुमाल बांध दिया गया था। मैंने उसका मुंह और हाथ पाँव खोलकर सीट पे बिठाया। उसके हाथ बहाल होने में खासा वक्त लगा। दूसरे लम्हे वो चीख कर बोला, साहिब आप पे तो हमला नहीं हुआ। मैंने तेजी से अगला दरवाजा खोलते हुए कहा, पहले तुम स्टीयरिंग पे आओ और गाड़ी निकालो, वो हानिम को उठाकर ले गए हैं। ड्राइवर एकदम मुस्तैद हुआ, छलांग लगा के बाहर निकला, फिर अगली सीट पे पहुंच गया। गाड़ी स्टार्ट करके बाहर निकलते हुए बोला, ये तो बड़ा गजब हुआ साहिब, मेरे हाथ पांव सही काम नहीं कर रहे। अपने आप को संभालने की कोशिश करो, अभी थोड़ी देर के बाद तुम्हारी इसाबी कैफियत बेहतर हो जाएगी। मैं घूम के उसके बराबर आ बैठा। गाड़ी पैक होकर गेट से निकलने लगी। मैंने कोठरियों और दलानों पर नजर डालते हुए कहा, कैसे मुर्दा लोग हैं ये, इतनी देर से हंगामा बढ़पा है और किसी में झांक कर देखने की हिम्मत ना हुई। वाकई इंसान जितना जलील और मफलूकुल हाल हो इतना ही ज्यादा जिंदा रहने की कोशिश करता है। मेरा गुस्सा अरूज को पहुंचा हुआ था। ड्राइवर ने कोई जवाब न दिया। गाड़ी ने बाई तरफ टर्न लिया, होटल की दीवार का फासला तय किया, फिर बाएं जाने मुड़ी और सड़क पे आते ही उसकी स्पीड तेज होने लगी। मैंने जेब में हाथ डाल के कुछ नोट निकाले और ड्राइवर की जेब में सिरकाते हुए कहा, ये तुम्हारा पेशगी नाम है। उसने गर्दन घुमा के मेरी तरफ देखा, जेब से नोट निकालने लगा। नहीं साहिब, अब बात नोटों की नहीं रही। बस ठीक है, तुम्हारे साहब काम करने लगे हैं ना, बस यही देखना चाहता था। ठीक है साहिब, लेकिन ये वक्त इनाम का नहीं, हमें पहले इनसे निपटना है। अब तो उन्होंने मुझे भी इस लड़ाई में घसीट लिया। सिर्फ गाड़ी चलाते रहो, मैं अपना और तुम्हारा कर्ज इनसे वसूल करके दिखाऊंगा। ड्राइवर ने एक्सीलेटर पे दबाव डालना शुरू किया। गाड़ी फराटे भरने लगी। पहाड़ी सिलसिले के एक मोड़ से गुजरते ही इस दूसरी गाड़ी का पिछला हिस्सा दिखाई देने लगा। मैंने पिस्टल निकालते हुए कहा, शाबाश, वो जा रही है, स्पीड बढ़ाओ। ड्राइवर ने गौर से देखते हुए कहा, ये 4-5 है साहिब, तुम फिक्र मत करो, परवाह नहीं। तुम ओवरटेक करके सामने से रोकने की कोशिश करो, मैं उन्हें फायर करने का मौका नहीं दूंगा। ड्राइवर ने स्पीड कुछ और बढ़ाई। अगली गाड़ी से हमारा फासला कम से कम होता चला गया। हकीकत ये है कि खतरनाक रास्ते पर बहुत तेज गाड़ी दौड़ाना बहुत दिल गुर्दे का काम था, जबकि हमारा ड्राइवर ये जाहिर कर चुका था कि वो एक अच्छा ड्राइवर है। चुनाचे रफ्तार और बढ़ी और फासला कम से कम होता चला गया। मैंने विंड शील्ड को थोड़ा ऊपर उठा के गाड़ी के टायर का निशाना लिया। उसी वक्त सामने से फायर हुआ, फिर दूसरा और फिर तीसरा। 2 फायर तो ऊपर से गुजर गए, एक बाएं मडगार्ड पे लगा। बंद गाड़ी होने की वजह से वो दोनों खिड़कियों में से फायरिंग कर रहे थे, इसलिए सही निशाना लेना मुमकिन न था। अगर कोई गोली इत्फाकिया तौर पर हमें लग जाए तो और बात थी।
ہمارا درمیانی فاصلہ کم سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ ادھر سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ میں نے ونڈ شیلڈ تھوڑا سا اور اٹھایا، ٹائر پر یکے بعد دیگرے کئی فائر کیے۔ چوتھے فائر کے ساتھ ہی ٹائر کے برسٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ ڈرائیور نے ٹائر کا دھماکہ سنتے ہی ایکسیلیٹر پر سے پاؤں اٹھایا، کلچ دبانا شروع کیا۔ ہماری گاڑی کی رفتار تیزی سے کم ہونے لگی۔ ٹائر پھٹتے ہی دوسری گاڑی ٹیڑھی ہوئی اور جھٹکے کھا کر لڑکھڑانے لگی۔